अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नाज़िया वामिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके सामने एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं जिसके बारे में, जो कि वह बहुत ही हॉट टॉपिक है और आज कल सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे ही मैंने इसके बारे में एक वीडियो डाली कि हम ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं, सब ने पूछना शुरू कर दिया कि आप लोग ये स्टार्ट कब कर रहे हैं। तो अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है स्टार्ट करने का, लेकिन उसके लिए जो इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो आप सबको पता होना चाहिए, ताकि आप इसके लिए आराम से अपने किसी भी डॉक्टर्स के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाके और ये आराम से करवा सके। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप इसे नहीं परस्यू कर सकते हैं। तो पीआरपी बेसिकली है क्या चीज़, व्हाट इज़ पीआरपी? तो पीआरपी जो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि इट्स थेरेप्यूटिकल प्रोसीजर जिसके अंदर आप अपना ही ब्लड आपका ड्रॉ करके और इसको हम आपके उस एरिया, अफेक्टेड एरिया के ऊपर अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये आपके लिए बेसिकली आपकी हेयर ग्रोथ को भी अच्छा करता है और साथ साथ आपकी हेयर हेल्थ को भी अच्छा करता है। देयर आर मैनी अदर पीआरपी प्रोसीजर्स फॉर स्किन एज वेल, फॉर डिफरेंट पर्पजेस। फेशियल के लिए भी होता है, फॉर स्किन के लिए भी होता है, डिफरेंट चीज़ों के लिए, हेयर के लिए होता है। तो देर आर मैनी अदर पीआरपी सेशंस एज वेल, लेकिन आज हम सिर्फ पीआरपी हेयर ग्रोथ के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले एक पेशेंट की एक डॉक्टर हेयर हिस्ट्री लेता है। हेयर हिस्ट्री में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट आ जाता है, आपका आपकी रोज़ाना की डाइजेशन, आपका क्या कहते हैं, किस तरीके की आपकी रोज़ाना की डाइट है वो आ जाती है। आपका कोई भी आपकी हिस्ट्री हो रिलेटेड टू योर हेल्थ वो आ जाती है, या आपकी रिलेटेड टू योर जो आपका, जिस तरह से आप हेयर की केयर करते हैं, जो कि आपकी वॉशिंग हैबिट्स आ जाती है, जिसमें शैम्पू कंडीशनर वगैरह आ जाता है, या कोई टेम्परेचर की पानी का यूजेज होता है, क्लोरीन वाटर होता है, ये सारी चीज़ें आपकी हेयर हिस्ट्री में आ जाती है। या आपका केमिकल का इस्तेमाल होता है कि आप क्या जैसे हम कलर के प्रोसीजर्स ले रहे होते हैं या स्ट्रेटनिंग के प्रोसीजर्स ले रहे होते हैं, तो ये भी हेयर हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो हमारी हिस्ट्री में ना सिर्फ आपकी हेयर हिस्ट्री आ जाती है, बल्कि आपकी हेल्थ हिस्ट्री भी आ जाती है। कि आप कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ मेडिकेशन यूज़ करने की वजह से भी आपकी हेयर लॉस हो सकता है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स बिहाइंड दैट के हेयर हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉक्टर, कि उसको पता हो कि क्या केमिकल हिस्ट्री है, क्या हेल्थ हिस्ट्री है, क्या कहते हैं, डेली यूजेज जो है, आपके फूड इनटेक है वो क्या है, आप वाइटामिन्स, कैल्शियम्स, हर तरीके का न्यूट्रिशन किस तरह का आपका है। तो ये सारी चीज़ें आपके हेयर हिस्ट्री, आपके हिस्ट्री के अंदर आ जाती है, एक पेशेंट की हिस्ट्री में आ जाती है। तो उसके बाद जब हम प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होता है, नंबर 1 स्टेज पे हम पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं। आपके बॉडी पार्ट से ब्लड ड्रॉ करते हैं। वो ब्लड ड्रॉ करके उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम सेकंड स्टेज में हम आके इसको हम कंपोनेंट्स को और आपके प्लाज्मा को अलग करते हैं। जब हम सेकंड प्रोसेस में जब ये अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जो आपका हम प्लाज्मा अलग करते हैं, उसमें से आपके प्लेटलेट्स, जो आपके रिच प्लेटलेट्स होते हैं, जिनके अंदर आपकी एबिलिटी होती है आपको रीग्रोथ करने की, उसको फिर हम उसमें से सेपरेट करते हैं। फिर फोर्थ उसमें स्टेज में हम वही प्लेटलेट्स जो आपके ही उसमें से निकाले होते हैं। कभी कभार होता है कि वो कुछ रिच प्लेटलेट्स निकालने के बावजूद भी उसमें बहुत सारी चीज़ों ग्रोथ की कमी होती है। तो हम कभी कभार कुछ डॉक्टर्स उसके अंदर उसको और ज़्यादा जो हमें वो न्यूट्रिशन डाल देते हैं जिसको वो और ज़्यादा प्लेटलेट्स को रिच कर सकें। और कभी कभार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ वो उतने ही रिच प्लेटलेट्स निकालते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, और फिर वो उसको चौथे स्टेज में उसको उस अफेक्टेड एरिया में इंजेक्ट कर देते हैं। हेयर पीआरपी जो है वो आपके फॉलिकल्स, जब आप रिच प्लेटलेट्स इंजेक्ट करते हैं, वो आपके फॉलिकल्स को इम्प्रूव करता है, आपकी शाफ्ट को इम्प्रूव करता है। आपके क्यूटिकल के अंदर जाके, जब स्कैल्प के ऊपर जो आपका अफेक्टेड एरिया होता है, जब उसमें ज़रूरी नहीं कि अफेक्टेड एरिया ये है तो आप यहाँ पर इंजेक्ट करें तो वो सिर्फ इसी जगह को हेल्प आउट करेगा। वो पूरी आपके हेड के स्कैल्प को इम्प्रूव करता है, उसकी हेल्थ, उसकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, और उसकी फॉलिकल्स को जाके उसको रीग्रोथ के ऊपर लेकर आता है।
हेयर पीआरपी किस किस पर्पस के लिए और कौन सी कंडीशंस के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर पीआरपी के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है, जैसे आपके हेयर थिनिंग हो रहे होते हैं, यानी कि हेयर थिनिंग से मतलब है कि बाल आपके जैसे नॉर्मल जो भी आपका टेक्सचर है बालों का, किसी का थोड़ा सा हैवी टेक्सचर होता है, किसी का नॉर्मल टेक्सचर होता है, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि मेरे बाल जो हैं इस जगह से, इस मे बी एनी प्लेसेस, मोस्टली प्लेसेस हमारी ये होती हैं, लेकिन कभी कभार जो हमारा फ्रंट एरिया होता है इसमें हमारे बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं। तो हेयर थिनिंग की वजह से, हम हेयर थिनिंग जब हो रहे हो तब हम पीआरपी सेशन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे ओवरऑल हेल्थ हमारे हेयर की अच्छी हो सके। दूसरी हमारा पीआरपी का रीज़न हो सकता है कि हेयर लॉस। हेयर लॉस, अगेन हेयर लॉस की कोई क्या कहते हैं, एज फैक्टर नहीं होता। हेयर लॉस कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है, यानी कि आपका इट ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू डाइट भी हो सकता है आपका, ड्यू टू कोई केमिकल यूज़ आप करते हो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। हेयर लॉस आपका जेनेटिकली भी हो सकता है, कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिकली भी एक चीज़ चली आ रही होती है, तो एक वक्त पे आके या पहले उसमें आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो एक रीज़न आपका हेयर लॉस का हो गया जिसमें आप पीआरपी यूज़ कर सकते हो। एक रीज़न आपका हेयर थिनिंग और मिनिएचराइजेशन का हो गया। तीसरा आपका होता है पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सपोर्ट। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सपोर्ट में क्या होता है कि आप पीआरपी, जब आप ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे होते हैं तब भी हम पीआरपी के सेशंस करते हैं, यानी कि आपका ब्लड ड्रॉ करके उसको प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, उसमें से रिच प्लेटलेट्स निकाल के उसको दोबारा से इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा ट्रांसप्लांट से पहले भी ये वाला प्रोसीजर होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब तक आपकी वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, जब तक आपके वहाँ पर प्लेटलेट्स, अच्छे प्लेटलेट्स नहीं होंगे जिसको वो हेल्प आउट करते हैं रीग्रोथ करने के लिए, या उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तब तक हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जा सकते। चौथी चीज़ होती है आपका हेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए। हेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अगेन वही चीज़ आ गई कि जब हम प्लेटलेट्स को, रिच प्लेटलेट्स को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो हमारी हेल्थ इंप्रूव भी करता है हेयर की, चाहे वो थिनिंग हो रहे हो, चाहे वहाँ पर आपका गैप आ रहा हो, चाहे आपकी बाल्डनेस हो रही हो, वॉट एवर द रीज़न इज़, तो वो आपको उस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं। हमेशा जहन में रखें कि जैसे हमारे जैसे बहुत सारे हेयर के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कैराटिन ट्रीटमेंट है, इसी तरीके से प्रोटीन ट्रीटमेंट होते हैं, या स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होता है। ये सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, ये सारे वेरी करते हैं हर क्लाइंट के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि जो कैराटिन ट्रीटमेंट का रिजल्ट एक क्लाइंट के ऊपर आया है वही दूसरे क्लाइंट के ऊपर भी हो। ये सब वेरी करता है उसकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उसकी हेल्थ कंडीशंस के ऊपर, उसके हेयर के टेक्सचर के ऊपर, उसके हेयर की जो उसका अपना अंदर से उसकी हेल्थ, अपनी खुद की हेल्थ है उसके ऊपर, हेयर हेल्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कैराटिन के रिजल्ट पे असर डालते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से पीआरपी ट्रीटमेंट भी है, वो भी हर पेशेंट के ऊपर वेरी करता है कि पेशेंट के अंदर हेयर हेल्थ इंप्रूव हो, किसी के हेयर ग्रोथ इंप्रूवमेंट हुई हो, किसी के अंदर दोनों चीज़ें इंप्रूवमेंट में आई हो, किसी की बाल्डनेस बिल्कुल ख़त्म होके और वो जगह बहुत ज़्यादा, फॉलिकल्स उसके बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए हों और उसने हेयर ग्रोथ अच्छी कर दी हो। तो बेसिकली ये पीआरपी ट्रीटमेंट जो है हर क्लाइंट, हर पेशेंट के ऊपर वेरी करता है। प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा जो है आपका बहुत उसके, कुछ लोग पूछते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, या इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक चीज़ को निकाल रहे हैं, लाइक आप अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं एंड देन यू आर इंजेक्टिंग इनसाइड, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लोगों के जहन में आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नया ट्रीटमेंट आया है तो ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहली चीज़, साइड इफ़ेक्ट्स उस वक्त ज़्यादा स्टार्ट होते हैं जब आप कोई चीज़ बाहर से इंजेक्ट कर रहे होते हो ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली तो ये चीज़ कि हम यहाँ पे बाहर की कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं, हम आपका ही ब्लड ड्रॉ करके आपके ही अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं उसके अफेक्टेड एरिया पे। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आपके अंदर नहीं जा रही है जो कि आपको उससे कोई एलर्जी फैक्टर स्टार्ट हो, या कोई ऐसी चीज़ सामने आए जो आपकी हेल्थ को डिटेरिएट करे। आप कोई वैक्सीनेशन करवा रहे हो तो उसमें भी आपके वैक्सीनेशन के बाद आपके डिस्कम्फर्ट आपको फील होती है, या कभी फीवर हो जाता है, कभी बच्चे को किसी वैक्सीनेशन आप करवाएं, या उस एरिया के ऊपर थोड़ा सा एक हार्डनेस फील हो रही होती है तो आपको आइसिंग करनी होती है।
तो या रेडनेस स्वेलिंग फील होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक वैक्सीनेशन के बाद भी फील हो रही होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से जब आप उस अफेक्टेड एरिया में इंजेक्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ हमारी माइल्ड डिस्कम्फर्ट हमें फील हो रही होती है, बस क्योंकि कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर इंजेक्शन अगर हमारे लग जाए, इसीलिए बच्चों को इंजेक्शन जो है, वैक्सीनेशन जो हैं वो हम अपर हिप एरिया पे करवाते हैं, ताकि उनको किसी और जैसे अब अगर कुछ क्या कहते हैं हाथ में लग जाए तो पूरा हाथ में हमारे एक पेन हो रहा होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपर हिप एरिया पे लगवाएं ताकि उनको कोई ऐसी डिस्कम्फर्ट फील ना हो, या वो हाथ ना उठा पाए, या उस तरह की कोई प्रॉब्लम फील हो। तो इसी तरह पहली चीज़ के अंदर होती है माइल्ड डिस्कम्फर्ट फील होता है, क्योंकि उस एरिया पे जब आपके लग रहा होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पेन फील हो रहा होता है। फिर एक सेकंड चीज़ आ जाती है स्वेलिंग एंड रेडनेस। कभी कभार बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से, क्योंकि इंजेक्शन हो रहा है और आप प्लाज्मा अंदर डाल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो एरिया जो है वो स्वेलिंग या रेडनेस आपको फील हो सकती है थोड़ी देर से, मतलब एक दिन 2 दिन के लिए आपको ये चीज़ फील हो सकती है। कभी कभार आपको इचिंग और टिंगलिंग भी एक सेंसेशन हो सकती है, फीलिंग आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि सारे जो मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूँ तो ये सब पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ फील हो। किसी को इचिंग और टिंगलिंग भी फील हो सकती है, किसी को स्वेलिंग भी हो सकती है, किसी को पेन हो सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हर पेशेंट को ये सारी चीज़ें फील होंगी। उसके अंदर आप आइसिंग कर लें, या इस तरह की कोई भी आपको चीज़ रिकमेंड की जा सकती है, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर आपको शायद हो सकता है कि आपको ब्रूजिंग फील हो, कि एक थोड़ा सा एक हार्डनेस आ गई है जो आफ्टर वैक्सीनेशन आपको एक फील आ जाता है, तो वो भी एक फीलिंग हो सकती है। लेकिन एलर्जिक रिएक्शंस नहीं पेशेंट्स के अंदर आते हैं जस्ट बिकॉज कि वो उनका ही अपना ही ब्लड ड्रॉ किया हुआ प्लेटलेट्स होते हैं, वो किसी और के नहीं होते हैं। फिर कभी कभार रेयर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बहुत रेयर होती हैं वो। इसमें समझिए आप 1% आप रख सकते हैं कि किसी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो गया, या फिर कोई नर्व इंजरी हो गई, इस तरह की चीज़ें बहुत वेरी रेयर। मैं 1% या 2% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कभी होता नहीं है, बिकॉज वो हम जब ये इंजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जब हम उस एरिया पे जो हमारा अफेक्टेड एरिया होता है, जब हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसके सेकंड लेयर पे पहुंचते हैं। हम कोई डीप नहीं जा रहे होते हैं कि आपको लगे कि यार ये तो ब्रेन का एरिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जाके वो ब्रेन को अफेक्ट करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सेकंड, देयर आर सो मेनी अदर लेयर्स ऑल्सो, जो आपको खुद पता होगा कि हमारी स्किन के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, तो हम इसकी सेकंड लेयर को टच करते हैं, हम उससे ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये जो रेयर कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता रही हूँ कि 1 to 2% में आती है, कि कोई टिश्यू डैमेज हो गया या फिर कोई नर्व इंजर हो गई, अदरवाइज अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें, उसके बाद जिससे आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो उसके बाद फिर आप वो करें। प्लस सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती आपकी, उसकी डिग्री भी आप वो करती है, उसकी कितने उसने केसेस किए हुए हैं, उसमें कितना उनकी जो रिजल्ट है उन केसेस का कितने हाईली पॉजिटिव केसेस हुए हैं। या अगर किसी पेशेंट ने वो पीआरपी किसी डॉक्टर से कराया हुआ है और उसको कराए हुए सिर्फ महीना हुआ है, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप उसी डॉक्टर के पास जाएं। टेक द रिव्यूज फ्रॉम दोज पेशेंट्स हु हैज़ डन अ ईयर बिफोर, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छा रिव्यू देंगे और आपको बता सकेंगे कि उनसे हाथ से कराया हुआ प्रोसीजर कितना लॉन्ग लास्ट रहा। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि उसके कितने सक्सेसिव रेट्स हैं। सक्सेसिव रेट्स ज़रूर देखें कि 100% हैं या 90% हैं या 80% हैं, तो सक्सेसिव रेट्स पे ज़रूर आप चेक करें कि उसके कितने अच्छे उसके रेट्स हैं, और उसके रिव्यूज़ से चेक करें कि कितने उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उनके ना सिर्फ रिजल्ट्स बल्कि उनकी जो आफ्टर केयर के जो मेडिसिन होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।